अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी आज हम चलते हैं दोबारा, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा के न्यूज़ की तरफ जाएँगे और पहली न्यूज़ ये है कि जी आज पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बड़ी ही जय जयकार हो रही थी। यानी कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो है पूरी एक कहना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट्री कह लीजिए या फिर रिपोर्टिंग कह सकते हैं हम। और इसी तरह से या छोटा पैकेज जो हमारे यहाँ एक कहना चाहिए कि एक मीडिया की लैंग्वेज में बोला जाता है, वो चल रहा था और बताया ये जा रहा था कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो भी गिफ्ट्स मिले, यानी जो भी उनको किसी भी कंट्री की तरफ से या किसी भी तरफ से उनको जो गिफ्ट्स मिले, उन सब गिफ्ट्स को उन्होंने तोशा खाना में जमा कराया इंडिया के। और उसके बाद उनको सेल करके गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने वो पैसा दे दिया। ये बात करके जी मोदी जी की बड़ी तारीफें की जा रही थी और बताया जा रहा था कि एक तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको गिफ्ट्स मिले और उन्होंने उन गिफ्ट्स को सेल करके गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो है वो पैसा दे दिया, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो हमारे आप कह लीजिए कि इमरान खान साहब हो, जिनके ऊपर तोशाखाना केस चल रहा है कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो जो गिफ्ट्स थे वो अपने पास रख लिए बल्कि उनको बेच दिया। ये बात की जा रही थी, लेकिन साथ-साथ और भी कई जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में भी यही बताया जाता है, जैसे कि गिलानी साहब। जी हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और टर्किश फर्स्ट लेडी ने जो नेकलेस दिया था पाकिस्तान के लिए, यानी कि तो उनकी वाइफ वो ले गई थी और फिर पता लगा कि जी वो तो ले गई हैं, तो फिर कहा गया वापस मंगाओ, और इसी किस्म की कई नौटंकियां पाकिस्तान में चली हैं। तो बहरहाल अच्छा लगा देखकर के कम से कम कुछ टीवी चैनल्स को ये ख्याल आया कि अगर भारत में कोई चीज़ अच्छी हुई है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात अच्छी की है, तो हमें एप्रिशिएट भी करना चाहिए और हमें उस चीज़ को अपनी न्यूज़ का हिस्सा भी बनाना चाहिए। हो सकता है कि हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई शर्म-वरम नाम की कोई चीज़ आ जाए। वैसे आज तो वर्ल्ड वाटर डे भी है और उसके लिए सभी लोगों को बताया जा रहा है कि जी वर्ल्ड वाटर डे है, तो आप लोगों को पानी की बचत करनी चाहिए। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस इस किस्म की एक्टिविटीज़ में रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली जिसे कहना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान को हुई है, तो अगर वो चाहें तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मतलब निकल भी सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि डूब के मर जाएँ, लेकिन निकल भी सकते हैं, यानी एक छलांग तो मार के देखें आप चुल्लू भर पानी में शर्म से। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे बात करेंगे इमरान खान साहब की। जी हाँ, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब, और बार-बार खान साहब को अदालतें बुला रही हैं और खान साहब कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, और फिर बहुत सख्त किस्म की उनको सिक्योरिटी भी दी जाती है। लेकिन आज भी खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में जी हाजिर हुए थे और वहां पे आपने देखा कि किस तरह से खान साहब को कवर करके लाया गया था कि किसी तरफ से भी, यानी एक तरह का बुलेट प्रूफ जो शील्ड्स थी वो लेकर खान साहब के आसपास लोग चले थे और खान साहब को पहुंचाया अदालत के अंदर। देखे वाह, क्या मतलब खान साहब मुझे कुछ गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल नैब के केस में खान साहब को बुलवाया गया था और अब नैब की अदालत ने खान साहब से कह दिया है कि जी वो 29 मार्च तक के लिए खान साहब को उन्होंने कहा है कि आप आराम कीजिए और 29 मार्च के बाद आइएगा। और अब देखते हैं कि खान साहब दोबारा जाएंगे यानी। बहरहाल हम एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। कल आटे की लाइन में एक शख्स अपनी जान से चला गया है। पाकिस्तान के अंदर फूड राइट्स यानी खुराक के ऊपर हंगामे बिल्कुल अपनी हम आखिरी एज के ऊपर हैं। पाकिस्तान को IMF का कर्जा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। उनको इस वक्त जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर खड़ा होना चाहिए था, जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात करनी चाहिए थी, वो क्या बात कर रहे हैं? जी, ये थे फवाद चौधरी साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो चाहे आटा हो या दूसरी चीज़ें हो, पाकिस्तान में उनकी कमी हो गई है। और साथ-साथ दोस्त ममालिक जो हम कहते हैं जी फ्रेंडली कंट्रीज़, यानी फ्रेंडली कंट्रीज़ से मतलब वो जो हमें पैसा आसानी से दे देती हैं,
या थोड़ा सा रोने धोने के बाद दे देती हैं, तो उन्हें हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, सिंपल। तो जी वो भी हमारे साथ नहीं खड़े, लेकिन उसमें फवाद चौधरी साहब ये बताना भूल गए कि उनकी अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि जिस तरह के ड्रामे, जिस तरह की नौटंकियां पीटीआई की तरफ से की गई जब गवर्नमेंट में थे और जब गवर्नमेंट से निकल गए, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि किसी का ऊपर का फ्लोर हिला हुआ होगा, वही पाकिस्तान को आके फंड देगा। आईएमएफ ने अभी तक फंड नहीं दिया है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि उनका कोई फंड देने का इरादा है। लेकिन हड़प्पा में आटे के स्टॉल पे लड़ाई हुई है और एक 20 किलो आटे का थैला, यानी जो 20 किलो आटा है, वो तकरीबन 2880 रुपीज का हो चुका है। और अभी तक ये नहीं बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से या फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि इस पे मुबारकबाद किसको देनी है। मगर खैर, हम आपको ये बताते चलें कि अभी इमरान खान की बात हो रही थी, नैप की बात हो रही थी, तो नैप के जी नए चेयरमैन आए हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर नहीं याद तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि जी नैप के नए चेयरमैन साहब जो हैं वो आ चुके हैं। और जाहिर है कि जैसा हमारा एक रिवाज रहा है कि हम हमेशा से किसी रिटायर्ड फौजी को ही लेकर आते हैं, तो ये भी जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद साहब हैं। और ये जी नैप के नए चेयरमैन लग चुके हैं। और लेकिन मैं ये बताती चलूं आपको कि अब इनको जो है जी सैलरी इनकी जो है वो 17 लाख सैलरी है। गवर्नमेंट का रेजिडेंस इनको मिलेगा, इसके अलावा 2 गाड़ियां इनको दी जाएंगी और फिर उसके बाद 2 किनाल के प्लॉट भी इनको दिए जाएंगे, जो कि कहना चाहिए कि इस्लामाबाद में, मेन जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां पर इनको 2 कनाल के 2 प्लॉट भी मिलेंगे। उसके बाद इनको जी 2000 यानी कि 2000 इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इनको फ्री मिलेगी, बिल्कुल। और उसके बाद यानी कि 2000 यूनिट तक इनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी। 600 लीटर पेट्रोल इनको मिलेगा। ये मैं पर मंथ बता रही हूँ, कभी आप समझे कि ये जितने टाइम ये जो है चेयरमैन रहेंगे उतने टाइम नहीं जी, ये हर मंथ इनको ये कुछ मिलेगा। उसके बाद जी पेट्रोल इनको 600 लीटर पेट्रोल इनको हर मंथ मिलेगा। सॉरी। अब उसके बाद इनको बाकी जो फैसिलिटीज हैं, जाहिर है वो भी दी जाएंगी, यानी सब उनको सल्यूट भी मारेंगे। और ये सब कुछ चीजें लेने के बाद अगर हम ये कहें और जी फौज तो मुल्क की खा गई है, तो फिर हम गद्दार कहलाते हैं। अब ये बताइए कि इधर किसी सिविलियन को होना चाहिए था ना, ये सिविलियन इदारा है नैप का, ना कि ये कोई फौजी इदारा है। लेकिन नहीं जी, इस सिविलियन इदारे में लगा दिया गया जी फौज से रिटायर होने वाले साहब को, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल जो ये अभी नजीर अहमद साहब फौज से रिटायर हुए हैं, ये लग गए जी नैप के चेयरमैन। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया 17 लाख तो सिर्फ सैलरी है। उसके बाद गवर्नमेंट रेजिडेंस, 2 गाड़ियां, उसके बाद 2 किनाल इनको प्लॉट मिलेंगे। उसके बाद जी इनको 2000 यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री है, मतलब लाइट जलाएं, एसी चलाएं, फैन चलाएं, कोई बिल नहीं आएगा। पेट्रोल इनको जी एक बार फिर बता रही हूँ, 600 लीटर पेट्रोल इनको हर मंथ मिलेगा। और उसके बाद जी मौजा ही मौजा। और फिर ये कहेंगे कि जी सिविलियंस जो हैं वो किसी काम के नहीं है जी, फौज को कुछ मत कहिए। तो जी फौज को हम भी कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन बात सारी ये है कि जो सिविलियन इदारों में आप लोग बैठ जाते हैं आकर रिटायर होने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग मतलब अपना जिसे कहते हैं लूट मार नहीं सॉरी सर्विसेज देते हैं, ये एडिट कर देना तुम लोग याद से, ठीक है। ऐसे इतनी निकम्मी टीम मेरी है ना, मैं हर बार कहती हूँ एडिट करने के लिए भूल जाते हैं, याद से ही एडिट कर देना। जी मैं लूट मारनी कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि उसके बाद जी सिविलियन इदारों में बैठ जाते हैं और उसके बाद वहां पे जबरदस्ती में अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे किसी सिविलियन को लगाइए और ये फौजी भाई जो है ना इनको कहिए सर घर पे जाइए, मतलब थक गए होंगे ना आप लोग भी, जंगे लड़ लड़ के, जंगे जीत जीत के, और ना भी जीती हो तो सर लड़ी तो है ना, ये बात तो हम मानते हैं। तो बहरहाल अब आप जाइए, अब आपके अपने इतने सारे बिजनेसेस हैं सर, वो फौजी फाउंडेशन और क्या क्या, वहां जाके मटर मटर छीलिए, मतलब ये कि कमाल करते हैं वैसे। खैर कोई बात नहीं, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, आप तो जानते ही हैं कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हम जी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, इससे पहले कि मैं मजीद कोई तारीफी या बातें करूं, मेरा ख्याल है कि मुझे दूसरी न्यूज की तरफ ही चल पड़ना चाहिए। और वो है जी सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने जी कहा है कि वो तकरीबन $234 मिलियन जो है
वो फिल्म्स पे लगाएंगे ताकि मुकाबला करें, या कहना चाहिए कि किसी किस्म का कंपटीशन हो और काम करें हॉलीवुड और बॉलीवुड को। यानी कि हॉलीवुड तो हो गया हॉलीवुड अमेरिकन, बॉलीवुड भी समझ में आ गया मुझे इंडिया, लेकिन ये लॉलीवुड का नाम नहीं लिखा इन्होंने। लॉलीवुड मतलब लाहौर। हम भी तो फिल्में बनाते हैं, ये और बातें, अपनी फिल्में हम खुद ही नहीं देख पाते लेकिन बनाते जरूर है। तो बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं पाकिस्तानी जो जिसको के देखा जा सकता है या जिसको हम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, क्योंकि जैसे राइटर हैं वैसे ही एक्टर हैं, और जैसे एक्टर हैं वैसे ही डायरेक्टर हैं। तो अब करें तो क्या करें। बहरहाल हम ये कह रहे थे कि देखिए सऊदी अरब में कितना बड़ा चेंज आ रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि सऊदी अरब जो है वो फिल्म्स भी बनाया करेगा, और वरना तो लोग कहते हैं कि जी फिल्में हराम है। लेकिन बिल्कुल हमने देखा कि एमबीएस के आने के बाद, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद जो है काफी चेंजेस आए हैं, और सऊदी अरब को उन्होंने जैसा का कहा था कि 5 साल में हम यूरोप बना देंगे, तो ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अगली हम न्यूज की तरफ बढ़ेंगे जी, और नेक्स्ट न्यूज हमारे पास बिल्कुल पाकिस्तान से है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी पेट्रोल में 50 रुपए फी लीटर की रियायत दी जाएगी, यानी कि जिन लोगों की गाड़ियां जो है 800 सीसी हैं, या मोटर बाइक्स हैं, या छोटी गाड़ियां हैं, छोटी सवारियां हैं, उनको जो है 50 रुपीज का पेट्रोल सस्ता मिलेगा। 50 रुपीज उनसे कम लिया जाएगा पर लीटर। चलो जी, ये तो हो गया, बहुत अच्छा हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा जल्दी हम जो है डिटेल बता देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कॉल आई आईएमएफ से। उन्होंने कहा बेटा ये तुमने किससे पूछ के किया है, मतलब ये कि दे दो कान के नीचे। जी हाँ, बिल्कुल। खैर ये दो कान के नीचे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मतलब दिल में बोला होगा, या हमने वैसे ही समझ लिया होगा। लेकिन आईएमएफ से जी कहा गया कि ये आप जो पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, कभी किसी चीज के लिए आप कह रहे हैं कि पब्लिक को आपके सस्ती मिलेगी, तो ये आपने किससे पूछकर किया। मतलब आपने हमारी परमिशन ली, या आपने हमारे साथ जो आपने लोन मांग रखा है क्या वो आपको चाहिए या आपको नहीं चाहिए। बहरहाल इसी किस्म के कुछ बातें जो है आईएमएफ ने हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनके कान में डाली है। और अब देखते हैं कि गवर्नमेंट अपना ये जो प्लान लेकर आई थी ये आगे बढ़ा पाएगी या नहीं। वैसे तो खैर मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो देखते हैं कि क्या होता है। साथ हम आपको जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जब जाएंगे तो एजाजुल हक साहब इमरान खान साहब के साथ नजर आ रहे हैं आपको। जियाउल हक, जी हाँ, जियाउल हक एक डिक्टेटर था जिसने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। 11 साल उसने हुकूमत की और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। और ये जो आपको पाकिस्तान में नजर आता है ना हर वक्त, जो हम बहुत मुसलमान मुसलमान खेल रहे होते हैं, ये जियाउल हक की देन है। वैसे तो खैर भुट्टो साहब भी कम नहीं थे, क्योंकि वो अहमदियास को काफिर जो है वो भुट्टो साहब ने ही करवाया था, लेकिन उसके बाद आया जियाउल हक। और जियाउल हक ने जो है वो 11 साल में जिस जगह मुल्क को पहुंचा दिया, जिस तरीके से तबाह किया, उस उधर से हम कह नहीं सकते कि अभी तक पाकिस्तान उसमें से निकल नहीं सका, बल्कि उस दलदल में मजीद हम फंसते चले जा रहे हैं। तो जी हम उसी जियाउल हक का बेटा एजाजुल हक इमरान खान साहब की पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, मुबारक हो। और इमरान खान साहब जो कि नवाज शरीफ साहब को कहा करते थे कि वो जियाउल हक की पैदावार है, या जियाउल हक की साथ हुआ करते थे और वही लाए। अब उन्हीं इमरान खान साहब ने एजाजुल हक जो कि इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान के पास कोई बात रह नहीं गई होगी जो वो कह सके। शाहिद आफरीदी, शाहिद आफरीदी साहब का कहना है इमरान भाई को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि मुल्क मसाइल से निकल सके। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात की है जी शाहिद आफरीदी साहब ने। लेकिन अब इसके बाद खान साहब उनसे कितने खुश होंगे, क्या लगा, बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। और यकीनन अभी शाहिद आफरीदी की ठीक ठाक किस्म की क्लास ही मुझे खान साहब लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रमजान में पंजाब हुकूमत ने अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया है, और कहा यह गया है कि कई सिटीज में जो है लोगों को, यानी जो मुस्तहिक लोग होंगे उनकी लिस्ट बनाकर और उनको आटा फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा भी यूटिलिटी स्टोर्स पे चीजें जो है वो कम कीमत पे मिलेंगी, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। और हमारी गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं है, ये बात भी सबको पता है।
तो इसलिए इस खबर को ज्यादा सीरियसली मत लें, ये मजाक था गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने आपको सुना दिया, इस जोक को जोक ही रहने दें। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। जी ये हमारे एक टीवी आर्टिस्ट हैं, क्या नाम है इनका भला सा, अब्बासी करके कुछ नाम है यार, मैं तो उनका नाम ही भूल गई हूँ, इतने फेमस है ये कि मुझे इनका नाम ही याद नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा है कि जी हमारा जो है, यानी इनका जो है, सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। जी हाँ, ये कहना है अब्बासी साहब का कि जी मेरा सियासत में, यार इसका पूरा नाम तो मुझे बता दिया करो ना, पता नहीं कौन से ड्रामे में ही आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता दूंगी जैसे ही मुझे याद आया ना, मुझे आधा नाम याद है, इनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हमजा अब्बासी, ओ यस, हमजा अब्बासी साहब का कहना है कि सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। सर आपसे पूछ कौन रहा है और आपसे कह कौन रहा है सियासत में आने के लिए, ये भी बता देते तो अच्छा था, न जाने किसने इनको कह दिया है। बहरहाल, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जी इंडियन क्रिकेटर जो है हरभजन सिंह साहब, उनका कहना है कि पाकिस्तान में तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो महफूज नहीं है, तो भारत की क्रिकेट टीम कैसे हो सकती है। बात तो बिल्कुल ठीक है सर आपकी, लेकिन ये बातें यहाँ हमारे किसी की समझ में आने वाली है नहीं। जाहिर है, जब खान साहब हर तरफ से बुलेट प्रूफ चीजें लेकर और लोगों को बुला करके मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ करते हुए चलेंगे, तो फिर जाहिर है इंडियन टीम को हम कैसे कह सकते हैं आइए आइए क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा माहौल है और सिक्योरिटी तो A1 है। जाहिर है, जब प्राइम मिनिस्टर की जान खतरे में, तो फिर आपको भी यही सोचना चाहिए। लेकिन बात सर ये सर कि ठीक है जी, जान तो आनी जानी चीज है, बहादुर बनिए, आइए और खेलिए और क्रिकेट खेलिए, और उसके बाद अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आप लोग वापस भी चले जाएंगे। तो इतना घबराने की बात नहीं, कोई ट्राई करके देख लीजिए, अगर कुछ हो जाए तो अगली बार बताइएगा, मतलब अगली बार आने के लिए अगर रह गए तो बताइएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसा भी होता रहता है। मगर हम यही चाहेंगे कि आप लोग आइए और क्रिकेट खेलिए पाकिस्तान में। बाकी देखते हैं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके बारे में आईएमएफ ने कोई बात नहीं की, ये कहना है जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। अब वो कहाँ तक ठीक कह रहे हैं ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने तो कोई बात ही कोई नहीं की, उन्होंने कहा जी जो मर्जी मिसाइल बनाओ और जैसे मर्जी जो है अपने न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर आगे चलो या जो मर्जी करो, उन्होंने कुछ नहीं कहा आईएमएफ ने। लेकिन सर पैसे भी तो नहीं दे रहे ना, कुछ कह ही नहीं रहे, कम से कम यही कह दें कि कितने पैसे दे रहे हैं और कब दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इत्मीनान हो। हम हमारे जी जो आर्मी चीफ रह चुके हैं कमर जावेद बाजवा साहब, आप सब जानते ही है कि इमरान खान उनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करते हैं, और खान साहब का कहना है कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। और बाजवा साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बाजवा साहब का कहना यह है कि इमरान खान साहब इंतहाई चालाक और झूठे आदमी है। अजीब सी बात है, दोनों के ख्यालात एक दूसरे के बारे में एक ही जैसे हैं। इमरान खान साहब भी कुछ इसी किस्म की बातें करते रहते हैं बाजवा साहब के बारे में, लेकिन आज जनरल फैज वही पिछवाड़े वाले उनके बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन जो कमर जावेद बाजवा साहब है उनके साथ इमरान खान साहब के पता नहीं कौन सा 36 का आंकड़ा चल रहा है कि वो काफी नाराज हैं, और बाजवा साहब भी अब अपनी नाराजगी जो है वो खुलकर बताने लग गए। लेकिन साथ साथ ये भी बात की है बाजवा साहब ने कि शेख रशीद साहब जो कि इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट है, बड़े नजदीकी समझे जाते हैं, जिनको पहले इमरान खान कहते थे कि मैं शेख रशीद जैसा तो चपड़ासी भी ना रखूं, लेकिन बाद में उनको मिनिस्टर बना दिया। उनका कहना है, यानी कि कमर जावेद बाजवा साहब का कहना है कि शेख रशीद साहब से वो एक दो बार ही मिले हैं, शेख रशीद साहब को भी उन्होंने कहा बड़े झूठे आदमी है। मैं उनसे एक या दो बार ही मिला हूं, और वो भी तब वो आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जी इमरान खान साहब से गवर्नमेंट नहीं चल रही, आप कुछ कीजिए। लेकिन शेख साहब क्या कह रहे हैं वो हम सुना देते हैं आपको। बताया गया है कि जनरल बाजवा ने मेरे बारे में बयान दिया है, मैंने कभी भी उनसे अलहदा और तन्हाई में मुलाकात नहीं की और इमरान खान के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। मैं नस्ली और असली हूं। मेरे फौज में जनरल मुशर्रफ के साथ, जनरल एहसान के साथ और जनरल अख्तर रहमान के साथ तल्लुकात थे, और जब मैं वजीर दाखिला थे तो मौजूदा डीजीआई और डीजीआई नदीम साहब और जनरल फैज से तल्लक थे सरकारी कामों के सिलसिले में। मैं वाजे कर देना चाहता हूं, मैं नस्ली और असली हूं, इमरान खान के साथ खड़ा हूं, कल उसके जलसे में शरीक हूंगा, और ये साम्राज्य जो पाकिस्तान के असासों पर दबाव डालना चाहते हैं, सारी कौम अपनी अदारों के साथ मिलकर इसका दिफा करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा
और मैं ये बात बड़े वाज़े तौर पर कह सकता हूं कि जेल मेरा ससुराल है। मैं इससे कभी नहीं घबराया और मैंने एक खत लिखा है कि मुझे 27 तारीख के बाद मेरी जान को भी खतरा है 9 अफराद से, क्योंकि मेरा पीछा किया जाता है। और ये मैंने तहरीर लिखकर छोड़ दी है ताकि अगर मेरी जात को कोई नुकसान पहुंचे तो इन 9 लोगों को काबिले तफ्तीश किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये थे शेख रशीद साहब जिन्होंने ये वीडियो रिलीज की है। और शेख साहब का ये कहना है कि जी उनकी भी जान को खतरा है और 9 लोगों से खतरा है और उन्होंने वो लिस्ट बना के दे दी है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी जनरल बाजवा जो है उनके साथ जो उन्होंने, यानी बाजवा साहब ने, जनरल बाजवा साहब ने जो उनके बारे में स्टेटमेंट दिया है, शेख रशीद साहब का कहना है कि वो तो उसे साफ मुकर गए। कहते नहीं जी मैंने तो कोई बात की नहीं, और बार बार अपने आप को नस्ली बता रहे थे, असली बता रहे थे। अब नस्ली और असली किसको कहा जाता है पता नहीं, मैं जहां तक जानती हूँ तो कोई ठीक बात नहीं है अगर मैं इनके लिए कहूँ, लेकिन नहीं मगर खैर कुछ तो कह ही रहे होंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये फिर कहा कि जी जेल मेरा ससुराल है और मुझे लगता है ससुराल की रोटियां तोड़ने का फिर टाइम आ गया इनका। और एक बार फिर जो है वो ससुराल में जाके रोटियां तोड़ते हुए हमें शेख साहब जल्दी नजर आएंगे। मगर देखते हैं जी आगे क्या होता है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर अनाउंस किया है कि जी वो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिटिकल रैली लेके जाएंगे और वहां पर जाके कुछ दमादम मस्कलंदर होगा। मगर वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम जी थोड़ी सी फिल्मी बातें भी कर लेते हैं। और फिल्मी एक्ट्रेस जो है, इंडियन फिल्म एक्ट्रेस जो है सवेरा भास्कर, यही नाम है ना इनका। अगर मैं नाम कुछ गलत ले रही हूँ तो आप लोगों को तो नाम पता ही है, तो इसलिए आप लोग मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा कि सवेरा भास्कर नहीं है, सवेरा भास्कर है, भास्कर नहीं है, भास्कर है, जो नाम भी है। मतलब मुझे अगर प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रही है तो खैर। उन्होंने जी अपना वलीमे का ड्रेस, यानी कि शादी के नेक्स्ट डे जो इवेंट होता है वलीमा, और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी डिजाइनर अली जीशान से डिजाइन करवाया अपना ड्रेस। और बकौल उनके कि वो ड्रेस लाहौर से पहुंचा दुबई, दुबई से गया मुंबई, मुंबई से गया दिल्ली, दिल्ली से गया, कहाँ वो रहती हैं, ये बता रही हूँ आपको, क्या बरेली, बरेलवी, बरेली होता है ना, ऐसी कोई जगह है। खैर उन्होंने कहा कि जी वहां से फिर फाइनली बरेली कोई जगह है, वहां पर उनका ड्रेस पहुंचा। तो मुझे पूछना ये था कि इतना घूम घूम के जाने के बजाय अगर हमारी ट्रेड ओपन हुई होती, जो कि हमारी ही गलती की वजह से बंद है, इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं है, ये खान साहब, इमरान खान साहब को ही जोश चढ़ा था और उन्होंने ट्रेड बंद कर दी। तो ये ड्रेस उनका जो वो पाकिस्तानी डिजाइनर से बनवाना चाह रही थी और उन्होंने खैर बनवा भी लिया, वो कितनी आसानी से वाघा बॉर्डर से ही उन तक पहुंच गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद वो बेचारी कहाँ कहाँ से घूम घूम के वहां पे उनका ड्रेस पहुंचा। तो लेकिन बहरहाल पहुंच गया, बहुत अच्छी लग रही है और हम उन्हें उनकी शादी की मुबारकबाद भी देते हैं। हम बात करेंगे चाइना की और जी रशिया की। जी हाँ, चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो रशिया गए हुए हैं और आपस में यकीनन वो कोई बात कर रहे होंगे कि जो वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसमें चाइना अपना कुछ हिस्सा डालना चाह रहा होगा या चाइना उनको कुछ समझाना चाह रहा होगा कि जी आप वॉर बंद कर दीजिए। तो हो सकता है कि वो क्रेडिट जो काफी दिन से हम ये सोच रहे थे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हिस्से में आने वाला है, क्योंकि ये भी सुना था कि नरेंद्र मोदी जी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस वॉर को बंद करवाया जाए, और लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो हो सकता है कि चाइना बाजी ले जाए और चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो रशियन प्रेसिडेंट को ये समझाने में, ये बताने में कामयाब हो जाए कि जी इस वॉर को बंद कर देना चाहिए। लेकिन खैर कोई भी करे, चाहे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने से करे, चाहे वो चाइनीज प्रेसिडेंट के कहने से करें, वॉर को बंद हो जाना चाहिए ताकि सब लोग आराम से रह सकें। हम बात करेंगे जी ईरान की और सऊदी अरब की। आप सब जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे की कंट्री में जो है वो एम्बेसीज भी खोल दी हैं और बातचीत भी चल रही है। साथ ही साथ सऊदी प्रिंस जो हैं, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इनविटेशन दिया है ईरानियन प्रेसिडेंट को कि वो सऊदी अरब विजिट करें, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और जल्दी ये दोनों लोग जो हैं आप देखेंगे कि कभी सऊदी अरब के लोग जो हैं वो ईरान और ईरान के जो हैं सऊदी अरब गए होंगे। क्या ही अच्छा हो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग भी कुछ इस चीज से कुछ सीखें और एक दूसरे के साथ टर्म्स को बेहतर करें, तभी कुछ आगे बात बढ़ पाएगी और तभी कोई अमन भी आ पाएगा और दोनों कंट्रीज के लिए मेरा ख्याल है कि अच्छा ही होगा। खैर हम एक वीडियो देखते हैं
और फिर बात करते हैं। मुझे देखा कि जैसे टीयर गैस चली हुई, तेज आवाज चली, वो उस तरफ चली गई आवाज जिधर के पुलिस शेल कर रही थी। ये भी अल्लाह का मौजज़ा मैंने देखा। और फिर आगे गए, फिर शेलिंग हो गई, फिर पत्थर। जी। और ये थे इमरान खान साहब। अब मुझे नहीं पता इनकी वीडियो को स्लो क्यों कर दिया गया है, लेकिन खान साहब ये बता रहे थे कि पत्थर और शेलिंग हो रही थी और उसके बाद उन्होंने मुआवजा देखा कि जो उनकी तरफ पत्थर और शेलिंग की या टीयर गैस शेलिंग की जा रही थी वो मुड़ के वापस उन्हीं लोगों के सर पे गिर गई जिन्होंने यानी कि ऐसा किया था। अब पता नहीं आजकल के जमाने में ऐसा भी होता है क्या, लेकिन खैर खान साहब कह रहे हैं तो अब खान साहब को कौन चैलेंज करे और कौन ये बात करे कि खान साहब इस तरह की बातें, तो मतलब ये कि कोई अजीब सी बात आप कर रहे हैं, लेकिन खैर आप खान साहब कर रहे हैं तो ये तो आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन एक वीडियो और देखते हैं। ये पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। 28 अक्टूबर 2022 से पीटीआई का वर्कर हूँ, इसमें मैंने शमूलियत इख्तियार की है। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। 28 अक्टूबर 2022 से पीटीआई का वर्कर हूँ, इसमें मैंने शमूलियत इख्तियार की पिछले साल है। फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी। जी, ये एक वीडियो और है और इससे बहरहाल पता यही लगता है कि बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे बार बार कह रहे थे कि जी फौज जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, फौज जो है इंटरफेयर नहीं करेगी पॉलिटिक्स में, मगर लग ऐसा रहा है कि फौज इंटरफेयर कर रही है और अभी भी कर रही है और करती रहेगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो आपको पता ही है ना कि आदत तो नहीं जाती। तो इसलिए अभी ये समझना कि जी इतनी जल्दी ये लोग बदल जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, स्पेशली भाई लोग को, तो इसको भी एडिट करा दूं क्या या रहने दूं? रहने ही देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। खैर, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी इरानियन प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल टू इंडिया दिस ईयर फॉर एससीओ समिट। जी हाँ, इरानियन प्रेसिडेंट जो है वो भी इंडिया ट्रेवल करेंगे। अब हमारे वालों को भी वैसे तो इनविटेशन मिला हुआ है और फ्री की रोटी भी यकीनन मोदी जी खिलाएंगे वहां पे, ऐसे ही तो नहीं भेज देंगे। तो मेरा ख्याल है कि चले ही जाना चाहिए। लेकिन अब मालूम नहीं हमारे वाले यानी कि हमारे इस तरफ के जो मिनिस्टर्स हैं जिनको इनविटेशन आया है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। शाहिद आफरीदी साहब ने जी एक हिंदुस्तानी परचम पर ऑटोग्राफ दिया है और उसकी वीडियो काफी वायरल हुई है कि कोई इंडियन फैन था शाहिद आफरीदी साहब का, उसने उनसे ऑटोग्राफ लिया है इंडिया के फ्लैग पे। आई होप कि शाहिद आफरीदी साहब दोबारा कोई कश्मीर का भाषण ना उसको दिया हो। बाकी तो खैर है, बाकी चीजें तो उनकी चलती रहती हैं, लेकिन वो कश्मीर का भाषण लेके कुछ थोड़े से पॉलिटिशियन वाला टच देने की कोशिश करते हैं। जी, ये है एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब का कहना है इमरान खान की क़यादत में जनरल ज़ियाउल हक के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करूंगा। जी हाँ, ये है एजाजुल हक साहब जो कि ज़ियाउल हक के बेटे हैं और उनका कहना है कि इमरान खान की पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन की है, तो ज़ियाउल हक ने जो मिशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ तो पूरा करेंगे। है अभी कौन सा मिशन रह गया इनके अब्बा का? मतलब ये कि पूरे मुल्क की इंसिडेंट बजा दी, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरी कंट्री का 11 साल में। और अब उनकी औलादें कह रही हैं कि जी अभी भी अब्बा का कोई मिशन पूरा मतलब होने से रह गया है। मतलब ये कि अभी भी कुछ रहता है। अभी क्या करेंगे आप लोग? मतलब 11 साल काफी नहीं थे मुल्क का भट्टा बिठाने के लिए? वो जो इस्लाम लेकर आपके अब्बा आए थे, वो जो कहते थे कि टीवी ड्रामों में भी सब सर पे दुपट्टा लेके उठे बैठे सोए जो भी, तो उसके बाद भी कुछ रहता है? हैरत की बात है। जी हाँ, बिल्कुल। ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक को ये बात करते हुए 200 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि उनके बाप ने पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। 11 साल में ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट ने जितना नुकसान पाकिस्तान को दिया शायद वो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं दिया। उसके साथ साथ जो ये अफगान महाजरीन या अफगान रेफ्यूजीज वाला सिस्टम था वो भी ज़ियाउल हक के टाइम से शुरू हुआ। ये जो अमेरिका को हमने सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर के नाम पे जगह दी वो भी ज़ियाउल हक के टाइम से शुरू हुई। और इसी किस्म की कई चीजें, कहा यह जाता है कि जितना नुकसान ज़ियाउल हक के टाइम पे पाकिस्तान को हुआ, जितने दुश्मन पाकिस्तान के ज़ियाउल हक के टाइम पे बने, और जिस तरह से ज़ियाउल हक ने पूरे पाकिस्तान में एक तालिबानी सोच को परवान चढ़ाया, मुल्ला माफिया, मदरसे और इसी तरह की दूसरे नुकसान जो पाकिस्तान को ज़ियाउल हक के टाइम पर हुए
वो शायद इसके अलावा कभी नहीं हुए। अभी जो हम लेके चल रहे हैं आगे, वो ज़ियाउल हक की सिर्फ बाकियात है, या ये कह लीजिए कि ज़ियाउल हक का ही देन है और ज़ियाउल हक की ही हरकतें हैं। मगर अभी उनके बेटे का ये कहना कि जी अभी भी कोई मिशन रहता है, इस पे तो जो लोग थोड़े से भी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं उनको फौरन रिएक्ट करना चाहिए और उनको फौरन उनके कान खड़े हो जाने चाहिए कि जी अब ये क्या करने वाले हैं। मगर खैर हम देखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई इनको जो है समझाएगा और कहेगा बेटा बैठ जाओ। हम बात करेंगे जी अली अमीन गंडासपुर की। अली अमीन गंडासपुर जी ये बिल्कुल जा रहे थे, डेरा इस्माइल खान जा रहे थे और डेरा इस्माइल खान जाते हुए पुलिस चेक पोस्ट पे इनको रोका गया और इन्होंने वहां पे हंगामा किया, इन्होंने वहां पे फायरिंग की और पुलिस चेक पोस्ट से ये जी भाग गए। और किस तरीके से भाग गए ये तो खैर पुलिस वालों ने बताया ही है कि जी इनके ऊपर क्योंकि चेक गाड़ी को चेक किया जा रहा था, अली अमीन गंडासपुर ने ड्रिंक की हुई थी और उसके साथ साथ जी रूह अफ़ज़ाई या जामे शरी नहीं पिया हुआ था उन्होंने। जी हाँ, जी, समझ जाइए, समझ जाइए। तो जी बिल्कुल शराब पिए हुए थे और उसके बाद उन्होंने असला निकाला, उन्होंने भी और उनके गार्ड्स ने भी, उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद पुलिस वालों के चुंगल से वो भाग गए। अब उनके खिलाफ भी एक बार फिर जो है वो केस बन चुका है। अब देखते हैं कि उनको कब पुलिस बुलाती है और कब नहीं बुलाती। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।